हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एनटीपीसी के जो रेगुलर बेस आने वाले क्वेश्चन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कुछ जो हर एग्जाम में, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पिछली वाली क्लास का अपना एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो वो एक बार मेरे चैनल पर जाकर राघव ईडू हब पर एक बार ये प्लेलिस्ट में ये वाली क्लास सारी देख ले। एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट एक्सपेक्टेड पेपर मैंने अब तक 8 क्लास करा दी है। आज ही आपकी 9वीं क्लास है। 8 क्लासों को जरूर देख ले। इस क्लास में आए हुए सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे 2026 के क्वेश्चन है। जो आपकी टेक्नीशियन की एग्जाम हुई उसका भी मैंने पेपर करा दिया। जो एएलपी की आपकी एग्जाम है उसके भी, और ग्रेजुएशन लेवल की जो 2026 के एग्जाम है उसके भी मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पर वीडियो डाल रखे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख ले। और एक उछलती गेंद पर कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 8 टाइप के क्वेश्चन है, तो उन 8 टाइप को आप देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन बोला है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बराबर शब्द मिले, इक्वल मिले, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, तो जैसे क्वेश्चन में बोला है ऐसे लिख दीजिए कि 10 वस्तु है तो 10 वस्तुओं का, ऐसे देख लीजिए, वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका होगा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में बोला है बराबर है, किसके बराबर है? 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी क्रय मूल्य होता है आपके सीपी। तो 10 एसपी बराबर 13 सीपी। तो यहाँ से एसपी का माना जाएगा। एसपी आपके 13 हो गया सेलिंग प्राइस, और सीपी आपके कितना हो जाएगा? सीपी आपके 10 हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसके सामने वाली इसकी होती है, और सेकंड वाली वैल्यू होती है जो बार बार की होती है। यहाँ से एसपी सीपी का रेशो आ गया। यानी कि अपन 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य, उसे बेच कितने में रहे? 13 रुपये में। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। 3 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर? 10%, 10 पर। और इसे परसेंटेज में जानने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से 100 कट जाएगा 10 बार। 10 × 10, 10 × 3 करेंगे तो आपका 30% का क्या होगा? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी इन क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इसी लेवल के हैं, इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करता है। चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर, यानी कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। कमी होने पर एक व्यक्ति 450 में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करता है। तो आपको चावल का वास्तविक मूल्य बताना प्रति किलोग्राम में। यहाँ पे 20% कमी का अर्थ है कि 1/5 की कमी हो रही है। यानी कि जब मूल्य में 20 की कमी होती है तो उसकी समान धनराशि में प्राप्त मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई चावल का मूल्य 100 रुपये था, उसमें 20% कमी होगी, यानी कि 80 रुपये का वो चावल आ रहा है। अब क्या हो रहा है? 450 में आप 450 रुपये में 50 किलो चावल अधिक खरीद रहे हो। 450 रुपये में 50 किलो चावल अधिक खरीद रहे हो। तो एक कमी हो रही है। अब किस पे हो रही है? पहले वस्तु थी अपनी 80 की, कमी हुई 20 की। तो टोटल परसेंटेज में देखते हैं तो अपन की टोटल 25% कमी हुई। यहाँ से 0 से 0 चल जाएगी, 2 कट जाएगा, 8 से 4 बार, 4 का भाग 100 में देंगे तो आपके 25% की कमी हुई है। समझे इस चीज़ को? एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई। जब चावल के मूल्य में 20% कमी हुई तो आपको 450 में 50 किलो चावल अधिक मिले। अब यदि मूल्य में कमी हो रही है तो अपन कोई माल खरीद रहे हैं तो वो माल ज़्यादा आएगा अपना, तो उसी धनराशि पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अपन 80/80 अपना नीचे आ गया, 20% की वृद्धि होगी, इंटू 100 करते हैं तो अपने का 25% निकल के आता है। यानी कि 25% माल पर वृद्धि होगी। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 50 kg। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से बता दूंगा, बस आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। कि 20% की कमी हुई, लेकिन जब मूल्य में कमी हुई है तो अपन जो सामान लेके आएंगे उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि होगी कितनी? 25% की। उस 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 50 kg। तो अपन प्रारंभिक मात्रा निकाल लेंगे। तो प्रारंभिक मात्रा क्या होगी? 100% बराबर 50 × 100 कर देंगे बटे में, मतलब 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 25% की वैल्यू 50 दे रखी है आपको, तो 1% की, 1% का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं?
50 में अपन 25 का भाग देते हैं और 100% के जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो वही चीज़ कर रहे हैं, 50 में 25 का भाग दिया, 100 के जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 से काट देंगे 50 दो बार, यानी कि अब निकल के आया आपका 200 kg। यानी कि अब जो है, अब 450 रुपये में, अब एक चीज़ पता चल गई अपन को कि अब 450 रुपये में अपन को पहले क्या होता था, 200 kg चावल मिलता था। तो पहले क्या मिल रहा है अपन को, 450 रुपये में 200 किलो चावल मिल रहा है। अब यहाँ से चावल का प्राइस मिल जाएगा अपन को, 450 में अपन 200 का भाग दे देंगे, तो ये पहले का प्राइस मिल गया अपन को 2.20 से 20 चल जाएगी। 20 से अपन को आधा करेंगे, देखिए मैं कैसे काट रहा हूँ, 450 बटे 200 दे रखा है आपको, 0 माइनस हो गई। तो 2 में क्या है, एक 2 इंटू 10 ही तो है, 45 का आधा क्या होता है 22.5, तो एक 0 और है 10 की, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2.25। तो पहले का मूल्य निकल के आ गया अपन का 2.25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक तो होता क्वेश्चन का तरीका ये, इसमें क्या किया अपन ने, 20% की कमी हुई, यानी कि पहले कोई वस्तु 100 की थी, अब वो कितने की हुई 80 की। अगर बस प्राइस में कमी हुई है तो मात्रा ज़्यादा आएगी। अब 80% की वैल्यू 20 कितने बराबर, 25% के बराबर, मतलब प्राइस में कमी हुई तो सामान ज़्यादा आएगा। जब चावल की रेट में कमी आई तो यहाँ से अपन ने परसेंटेज में निकाला कि अब मान लेंगे अपन चावल या फिर कोई भी आइटम, वो आर्टिकल 25% ज़्यादा आएगा। 25% ज़्यादा किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो प्रारंभ में अब 25 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू निकाली अपन ने, ऐसे 100% निकाली है, मतलब पहले रेट आ गई अपन को 200 रुपये किलो। 200 के चावल खरीदे थे पहले, 450 में चावल के मूल्य से अपन को भाव मिल गया पहले। अब दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन को शॉर्ट में जाने के लिए। जब ये तरीका सीख जाओगे तो आप बिल्कुल, जैसे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ऐसे ही आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो देखिए, ये जो आपका मूल्य है, ये पहले का मूल्य हो गया, ये हो गया आपके बाद का। 20% बराबर सबको मालूम है 1/5 होता है, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 मतलब पहले 5 रुपये किसी चावल का मूल्य था, 20% कमी आई, यानी कि ये 4 का हो गया। बाद में आपका मूल्य, जो उत्पादन उपभोग जो आप चीज़ करते हो, जैसे कि कोई किसी चीज़ की रेट यदि कम हो जाती है तो आप सामान ज़्यादा ला पाओगे, यानी कि उसका उपभोग इस मूल्य का क्या होता है, रेशो का उल्टा होता है। ये 4/5 हो जाएगा, मतलब पहले 5 रुपये की वस्तु थी रेट, अब 4 की हो गई, तो उसी का उल्टा क्या होगा, उपभोग होगा। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, उपभोग का अंतर। अब जो माल लेंगे अपन चावल, उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा 5 माइनस के 4 बराबर 1 का। यही 1 किसके बराबर है, 50 के बराबर। 1 50 के बराबर है, तो पहले कितना था 4, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल के आएगा 200। मात्रा निकल के आ गई चावल की, पहले 200 kg चावल आते थे, रेट आपको दे रखी है कि 450 में, तो यहाँ से भाव मिल जाएगा, 450 बटे 200 कर दीजिए, 20 से काटोगे तो वही आपका 2.25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वजह से रखा है कि आपको ये भिन्न बतानी है कि कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास से बनाई थी, आप उस क्लास को देख लेना। यदि किसी के समझ में नहीं आता तो एक चीज़ समझ लीजिए, अब छोड़ो क्लास देख लेना, सभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है, देखो सबसे पहले ये अंक देखिए, 4, 6, 7 और 7। यहाँ से पता चल रहा है कि बड़ा कौन सा होगा, 6 और 4 तो होंगे नहीं, बड़े होंगे अपने 7 7। तो एक भिन्न अपने 7 सही 8/9, दूसरी है 7 सही 7/9। एक तरीका तो होता है 9 7 63 और 8 41/9 कर दीजिए आप, सॉरी 71/9। यहाँ से आपके 71/9 आ गया। जब आप 9 का भाग दे लीजिए, और ये यहाँ पे 9 ये नीचे 10 है, 7 से 8/9, 7 से 10, 7/10। अब इसको आप 70 और ये 77/10, तो यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.7। ये आपके 7 बार चल जाएगा 63, फिर 8 बार चल जाएगा 90 72, फिर दोबारा 8 बार 80 80, मतलब 72 72 समथिंग 7.88, और यहाँ पर 7.7। तो यहाँ से पता चल रहा है साफ बड़ा कौन सा होगा, ये वाली बड़ी होगी। दूसरा तरीका होता है कि 7 और 7 तो आपके बराबर है ही। अब फ्रैक्शन को देख लेते हैं, 8/9 में और 7/10 में कौन बड़ा होगा। तो सबसे पहले अंतर निकाल लीजिए आप, जिसका अंतर सबसे कम होगा, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 3 का है, इसका अंतर सबसे कम होगा
वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में अगर ये ट्रिक किसी को आती होती कि अंतर सबसे कम होगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंस सबसे कम इसका 1, तो मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता, टिक करके आगे बढ़ जाता। और आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करते या तो इस तरीके से जाते भाग करके, तब भी आके कम से कम 10 से 15 सेकंड खाते। तो क्या करना है, जब 8/9 में से 7/10 में से, तो डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस जिसका कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ से 9 से करेंगे 7 को मल्टीप्लाई तो 63, और 8 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 80 आ गया। यहाँ से पता चल रहा है इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 7 से ही 8/9, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो 2-3 तरीके बता दिए मैंने आपको। फ्रैक्शन को अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर आप अंतर वाला बता दिया आपको, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हो। एक क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। ऐसे 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80 आएगा। ऐसे ही नीचे वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से 63 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार खुद से लगाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। अधिकतम संभावित लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई का पूर्णतः मापा जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एलसीएम एचसीएफ की क्लास कराई थी, कब आपको एलसीएम लेना कब एचसीएफ लेना है अच्छे से समझा दिया था। जिसने भी क्लास देखी होगी वो तुरंत बता देगा कि इसमें आपको एलसीएम लेना है या एचसीएफ। किसी को नहीं आता तो एक बार अच्छे समझे इस क्वेश्चन को कि आपके 4 मीटर 90 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपके 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है आपके 100 सेंटीमीटर। तो आपके 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 100 यानी कि 400। 400 क्या है आपके सेंटीमीटर है, ये दे रखा है आपके 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। अब इसमें 90 और ऐड कर देंगे तो ये आपके 490 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ऐसे ही 3 आपके 300 हो जाएगा और 85, तो एक हो गया आपके 490 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। मीटर को अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आपके 385 हो गया। और ये आपके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1295 ऐड करेंगे तो 1295। अब इसमें आप एलसीएम निकालोगे एचसीएफ निकालोगे, इसमें अपन को निकालना पड़ता है एचसीएफ, एलसीएम कभी नहीं निकालते। अब एलसीएम बड़ी वैल्यू को फास्ट तरीके से किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, अब समझते चलिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए अपन को फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है तो 5 और 2 तो होंगे ही होंगे, और 49 क्या है, देखो 0 आ रहा है तो 5 और 2 तो होंगे ही होंगे, और 49 मतलब 7 का स्क्वायर, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 5, 2 और 7। अब 385 आपको मालूम नहीं चल रहा, इतना मालूम चल रहा है कि 5 से घटेगा, लेकिन फिर भी आप जोड़ के देख लिया करो कि 5 और 3 8 हो रहे हैं और एक 8, यानी कि ये 11 से डिवाइड है, तो 11 इसका एक फैक्टर होगा। फिर उसके बाद ये कटेगा कितनी बार, ये 3 बार चला गया और ये 5 बार। 35 से अपन क्या निकल के आएगा, 7 और 5, तो दूसरा फैक्टर मिला अपन को 11 × 7 × 5। अब पहला फैक्टर 5 × 2 × 7 पे घात स्क्वायर, 5 × 7, ठीक। अब 12 से 95 का फैक्टर आपको करना नहीं है, इन दोनों में से देखना आपको एलसीएम क्या मिल सकता, वो सॉरी एचसीएफ क्या मिलेगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालना सबसे पहले, इस संख्या का और इस संख्या का। यहाँ से अपन को कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 5 और 7, तो इसका एचसीएफ भी यही हो गया 5 और 7, यानी कि 35 इसका एचसीएफ निकल के आ गया। अब एचसीएफ का भाग देंगे इस संख्या में 1295 में, 35 का भाग देना अपन को, तो 3 चौकू 12 होता है, समथिंग 3 बार चल जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10। अब यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ से 2 और 1 5। अब आपके 5 है तो लास्ट में 5 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 आएगा, 5 25, 5 7 से भी तो मल्टीप्लाई करने पर 5 आ सकता है, तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पिन जो 35 का 5 का हासिल के 3, 7 तिया 21 और 3 आपको 24 हो गया। यानी कि अब ये पता चल गया कि ये एक फैक्टर है किसका, 37 का। अब अपन ने भाग क्यों दिया, क्योंकि भाग पूरी बार जाएगा एचसीएफ लिया है। तो जब अपन को 2 कॉमन चीज़ें मिल गई तो अपन को ये पता चल गया यहाँ से कि इसका जो अपन फैक्टर करेंगे, जो भी गुणनखंड करेंगे उसमें 5 और 7 जरूर आएगा। तो अपन ने 35 से भाग देखा, पूरी बार विभाजित है नहीं है,
तो यहाँ से पता चल गया कि इसका फैक्टर क्या बन गया, फिर इसका फैक्टर बना 7, 5 और 37। और 37 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। एचसीएफ में अपन क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं अपन हाईएस्ट। तो यहाँ पे 5 और 7 मिल गए, 5 और 7 मिल गए, और यहाँ भी 5 और 7 मिल गए, तो 37 होगा नहीं। ऐसे यहाँ पे 2 नहीं आएगा और 11 नहीं आएगा। तो पता चल गया ऐसे अपन का एचसीएफ निकाला तो कितना 35 इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या अधिकतम 35 ही होगी। तो अधिकतम लंबाई वाला मान कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। कम से कम पर एलसीएम, अधिक से अधिक या अधिकतम पर एचसीएफ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा वाई एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती बताना है आपको। थर्ड्स पे पहुंच है। अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, कोई सूत्र भी भूल जाता है। देखो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है अपने सी बराबर बी का स्क्वायर, सी मान लो या फिर एक्स मान लो, बी का स्क्वायर बटे ए। जब आपको दो संख्या दे रखी होती है ए और बी, तो अपन क्या करते हैं बी का स्क्वायर बटे ए। ये होता है अपना थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती। लेकिन ये सूत्र सपोज भूल गए आप, तो हमेशा 3 संख्या लीजिए आप, ए बी सी। ए बी सी में तृतीय अनुपाती पूछे तो तृतीय अनुपाती आपका रेशो में जब लोगे ए रेशो बी, तीसरा ये खाली रहता है बराबर, तो इसको आप बी मानो, बी रेशो सी। अपन रेशो में क्या करते हैं, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, तो आपके ए सी बराबर बी स्क्वायर। अपन को निकालना तृतीय अनुपाती सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो यहाँ से आपको तृतीय अनुपाती का सूत्र बनता है। ऐसे यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है ए और बी की, क्या ए की दे रखी है और बी की दे रखी है। ए की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी की दे रखी है एक्स माइनस के वाई। अब अपन क्या करेंगे बी का स्क्वायर इस सूत्र में जमाएंगे, वैल्यू आपको दे दी, इस सूत्र में जमाएंगे तो बी आपका ये है, यानी कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आपका अलजेब्रा का सूत्र हो गया। इस सूत्र को आप खोलते हो तो क्या यानी जब माइनस में ए और बी की वैल्यू होती है और स्क्वायर आए, तो इसका तो सूत्र बनता है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब माइनस में वैल्यू होती है तो एक बार आपके प्लस आती है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो यहाँ पे वैल्यू किस में है एक्स में, तो अपन एक्स में मान लेके चलेंगे सारे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स माइनस वाई। नीचे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहने दो। अब ये माइनस में वैल्यू, माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे क्या आएगा आपके, ऊपर बच गया एक्स प्लस के वाई, नीचे आपके एक्स माइनस के वाई बच गया। स्क्वायर है सब पे एक एक बार कट जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। एक्स प्लस के वाई ऊपर होगा, एक्स माइनस के वाई नीचे होगा। एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में बोला है 18, 24 और 25 से विभाजित, मतलब 18, 24 और 25 से भाग देने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल बताना है। पहले तो आप 6 अंकों की छोटी संख्या में बताइए जो आपके 18, 24 और 25 से क्या हो विभाजित हो। वह संख्या होनी चाहिए आपके 6 अंकों की। यहाँ भी अपन को क्या करना पड़ेगा, 18, 24 और 25 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो कैसे करोगे, इनके फैक्टर आने चाहिए आपको। फैक्टर देखिए आप, 18 का फैक्टर क्या होगा, किसी भी संख्या में तोड़ लीजिए आप, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 2, 9 दूनी 18। ऐसे 24 देखिए आप, 24 होता है 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 पे क्यूब, या फिर एक एक करके बता देता हूँ आपको। देखिए फैक्टर निकालने के लिए आप इनको थोड़ा करो, ऐसे काटो या फिर किसी भी संख्या से काटो, ऐसी संख्या से काटा करो जिसमें स्क्वायर हो। जैसे कि 5 में काटेंगे तो आप 5 और 5 का हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। यहाँ भी देखा करो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 जाएगा। अब इसी चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 बराबर, ये आपके 2 पे घात 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है इंटू 3, ऐसे ये आप 5 पे घात 3। तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सारी संख्या ले लो और सबसे बड़ी पावर है वो ले लो। सारी संख्या लेनी, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 पे घात 3। फिर 3 पे जाते हैं, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 पे घात 2। 5 भी, फिर बचा हुआ जो भी लेंगे। एलसीएम में सारी चीज़ लेते हैं, बड़ी से बड़ी, जो बच रहा है वो भी ले लेते हैं। एचसीएफ में छोटी छोटी सी पावर लेते हैं और जो बच रहा है उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा।
5 पे घात 3। तो ये रूल सभी को मालूम है कि 18, 24, 25 से किसी संख्या भाग देंगे तो उसकी वो एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे अपन ने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में आपके 8 इंटू ये आपके 9 हो जाएगा इंटू, अब ये 5 का स्क्वायर है, 5 पे घात 3 नहीं है, ये आपके 5 पे घात 2 है, 5 इंटू 5 ये आपके 25 होते, 5 पे घात 2। तो अब 5 को तोड़ेंगे आप 5 इंटू 5 में, अब मल्टीप्लाई करिए जिस तरीके से आप इजी कर सकते हो। तो 9 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके 45 आ गया। ऐसे 8 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंजो 40 आ गया। अब ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 0 लास्ट में, 4 पंजो 20 के 0 हासिल की 2, 4 चौको 16 2 18। एलसीएम निकल के आया इनका 1800, यानी कि 18, 20, 24 से विभाजित कोई संख्या उनके एलसीएम से विभाजित होगी। तो 6 अंकों की संख्या चाहिए, यानी कि अपन को 6 अंक वाली संख्या चाहिए। तो 1 अंक, तो 1 के पीछे कितने 0, 5 0, तब ये 6 अंकों की संख्या बनेगी। तो 1 के पीछे 5 0, यानी कि 1 लाख में अपन 1800 को क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 1 लाख इतनी बड़ी संख्या होगी, इसका 1800 में भाग कैसे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, 3 4 5, अब ये आपके 1800। तो 2 0 से 2 0 तो चले जाएंगे आपके। अब आपके 1000 बचे, 18 बच गया। अब इसको भी तोड़िए आप, जितना इजी कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके 1000 बटे 18 बच गया। अब 18 को तोड़िए आप 9 और 2 में, तोड़ दिया तो 2 से काटेंगे तो ये 1000 का आधा हो जाएगा, 500 आ गए। अब 500 में तो इजी है आपको 9 का भाग देना। 500 में अपन 9 का भाग देंगे तो आपके 5 बार चला जाएगा, फिर 5 बच गए, फिर 5, फिर पॉइंट, फिर 55, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि 55 बार भाग जाएगा। ठीक है। अब आपको जो 1800 आया आपका एलसीएम, इसके आसपास का गुणज देखना है, यानी कि 1800 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। 1800 को क्या करेंगे आप, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। 55.5 है तो आप 56 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2 0 तो लास्ट में रहेगी। तो 18 गुना 56 करने पर आपका आता है 1008 और लास्ट में 2 0, क्योंकि 55 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 अंकों की संख्या आएगी। अपन 5 अंकों की संख्या आएगी। अपन को चाहिए क्वेश्चन में 6 अंकों की संख्या। अब ये देखिए 3 और 3 6 हो गए आपके 6 अंकों की संख्या, इसलिए 55.5 यानी कि 56 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इनके अंकों का ये पूछा है और 8 और 1 कितना होता है 9। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे पता है किसी के समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार मैं फिर से दूसरे तरीके से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो समझ लीजिए ये होता है इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन को 6 अंकों की संख्या चाहिए थी। एक होता है अपन डैश एलसीएम निकाल कर 6 अंकों की संख्या में भाग देंगे और प्लस कर देते हैं, जिससे कि यहाँ से मालूम चला फैक्टर करने पर अपन को 1800 क्या मिल गया इसका एलसीएम। अब वो संख्या क्या है 6 अंकों की, 1800 का गुणज होगी, क्योंकि 6 अंकों की संख्या होती है अपन की 1 फिर 5 0 आ जाएगी, 3 4 5। तो अपन क्या करते हैं 1800 का भाग देते हैं और भाग देते देते अंत में इतना कंफर्म है कि नीचे शेष जरूर आएगा। तो इतना पता चल गया कि वो संख्या 1800 को क्या होगी, गुणज जरूर होगी। और अपन को पॉइंटों में भाग नहीं देना, पूरी बार भाग देना है। तो अपन इसको इनडायरेक्टली काटा था अपन ने, क्या 1 2 3 4 5, 5 0 के पीछे अपने 1800 था, तो 2 0 से 2 0 काटी, फिर 8 और 9, यहाँ से 9 दूनी 18 किया था अपने, 9 और 2 में काटा, तो 2 से 1000 को काटा तो डायरेक्ट अपन के 500 आया। अब 500 में जब अपन को 9 का भाग दिया तो अपन के 9 5 45, फिर 55.55 आया। आ गई बात समझ में। अब इतना पता चल गया कि वो संख्या 55.55 तो नहीं होगी, लेकिन 56 100% होगी, तब ये पूरी बार विभाजित होगी। यानी कि उस संख्या को निकालेंगे अपन, तो 1800 इंटू 56 करेंगे तो आपके नीचे पीछे 2 0 आ गई, और 18 छिक्के आपके 108 होता है, 10 हासिल के हो गए, और 18 पंजो 90 और 10 100। तो ये वो संख्या निकल के आई आपके 6 अंकों की। अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करते तो ये देखिए इंटू 55, 2 0 को भूल जाइए, 18 को आप पहले 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 1 और 8 और 1 9। ठीक है। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंजो 40 के 0 हासिल 4, 9 पंजो 45 और 4 49, 4 5 और 1 4 और 1 9, लास्ट में 2 0। अभी देखिए 3 0 और 2 डिजिट, यानी कि ये 5 अंकों की संख्या निकल के आई 55 से मल्टीप्लाई करने पर। अपन को चाहिए थी 6 अंकों की, फिर अपन ने 55.5 आया था 56 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब 56 से मल्टीप्लाई करने पर अपन को ये अंकों की संख्या मिली कि ये 1800 का गुणज है। तो 18
24 और 25 से विभाजित होने वाली संख्या उनके एलसीएम से हमेशा विभाजित होगी। अपन को चाहिए थी 6 अंकों की संख्या, तो वो 1800 का ही तो गुणज होगी। 1800 गुणज करने के लिए अपने डायरेक्ट 6 अंकों की संख्या में भाग दिया, तो भाग पता चल गया समथिंग 55 बार गया। उन संख्याओं का योग पूछा है आपसे, तो 1800 संख्या में इसमें अंकों का योग, एक अंक तो ये रहा, एक 8 ये रहा, 1 प्लस के 8 आपके 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब भी किसी के समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देख ले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? 8 और 4 का भाग रूल सबको याद है कि सीधी सी बात है, यदि 8 का विभाजकता का नियम लग जाएगा वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है आपसे, किसी नंबर में उसके लास्ट के 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 3 अंक देख लीजिए, 8 से विभाजित है। 342 में 8 का भाग देंगे, 8 चौको 32, तो 22 8 से विभाजित है, नहीं है। 8 एकम 8, 8 तिया 24, ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 8 से कट गया, 8 5 40 होता है, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। यहाँ से 8 चौको 32, 2 62 आ गई, और 62 8 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। यदि संख्या 8 से विभाजित है तो वो ऑलरेडी 4 से भी होगी और 2 से भी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विक्षेप दिया आपको, एक संख्या दी है, इनमें मीन और रेंज, यानी कि आपसे औसत की जगह ऐसे ही बोल देता हूँ, यहाँ पे माध्य है, तो माध्य और मीन और औसत, माध्य मीन और औसत, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। औसत का सूत्र होता है राशियों को योग बटे राशियों की संख्या। परिसर क्या होता है? परिसर, तो सबसे पहले आप परिसर निकाल लीजिए। परिसर, इन दोनों का क्या पूछा? अंतर आपसे, यानी क्वेश्चन में आपसे औसत और परिसर का क्या पूछा है? अंतर पूछा कि अंतर कितना होगा। तो औसत अपन निकाल लेंगे राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन परिसर होता क्या है? तो इस परिसर को आप प्रास भी बोल सकते हो और इंग्लिश में क्या बोलते हो? रेंज। सबसे अच्छी बात है एक बार इंग्लिश में इनका नाम याद रखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो परिसर का मतलब क्या होता है? परिसर में सबसे बड़ी संख्या होती है, उसमें से क्या घटाते हैं? सबसे छोटी संख्या। तो वो क्या निकल के आता है? आपके रेंज निकल के आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5, यानी कि 54 सबसे बड़ी है। तो 54 माइनस, सॉरी यहाँ कर ले देते हैं, 54 माइनस सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। अब सबसे छोटी संख्या आपको 23, 23 से छोटा कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। मैं यहाँ से 23 माइनस करेंगे तो आपके परिसर कितना निकल के आएगा? 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, 31। औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए आप सारी संख्या को जोड़िए। संख्या देख लीजिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो आप जोड़ के भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका बता दूंगा मैं औसत निकालने का। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो आप कैसे निकालते? तो आप देख लीजिए, पहले तो संख्या छोटी है तो जोड़ते चलिए। 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32, 32 और 8 40। 40 के 0, 4 कैरी। अब देखिए 3 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 10, 3 और 3 6, 6 2 और 2 4, यानी कि 10, 10 और 2 12 और 3 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27, 27 और 4 31, 31। तो आपके रेशियो कितना निकल के आया? आपके एक रह गया था ये 40, तो इसमें 40 ऐड कर दीजिए। तो आपके टोटल योग कितना निकल के आया? यहाँ पे निकल के आया 350। संख्या कितनी थी आपकी? टोटल संख्या आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या थी 10। तो राशियों का योग तो ये हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ से आपके औसत निकल के आ गया 35। इन दोनों का आपसे क्वेश्चन में अंतर पूछा था, 35 माइनस 31 करेंगे तो अंतर निकल के आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। यदि इस क्वेश्चन में, ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, बस आपको तरीका बताया था कैसे जोड़ के कैसे क्या करना है। यदि ये डाटा बड़ा होता पिक्चरों में, जब आप एवरेज कैसे निकालते, तो बस वो चीज़ सीखिए आप। नॉर्मल क्वेश्चन था, ये सबको आता है, राशियों को योग बटे राशियों की संख्या। परास नहीं आता किसी को, तो ये देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को माइनस करनी है, तो जो निकल के आएगी वो परास हो जाएगी।
तो ये तो था इसका सॉल्यूशन। अब समझते हैं यदि डाटा आपको क्रिटिकल आ जाता, जैसे यहाँ पे डाटा छोटा है, डाटा यदि बड़ा आ जाता तो हमें डायरेक्ट एवरेज कैसे निकालना है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। संख्या आपको दे रखी है 32 41। तो एक बार संख्या लिख लेता हूँ मैं, 32 54 26। अब यहाँ आपको अंज्यूम करना है डाटा कि अपन सपोज करके चलते हैं कि एवरेज आपका, पहले इन संख्याओं के आसपास की संख्या सेलेक्ट करते हैं। जैसे 40 मान सकते हो, तो 40 से सारी संख्या सारी कम है तो 40 इसका एवरेज नहीं होगा। जो आपको लगे 30 मान लो, 35 मान लो, ऐसे आप पहले 35 मान लो। देखिए अपने मान लिया एवरेज इसका 35 है, तो आपको ये देखना है कि 32 35 से कितना कम है। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि 3 कम है तो माइनस में। 41 35 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। 54 35 से कितना कम है, कम नहीं है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 19। 35 से ये कुछ ही ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा ना कम है। ऐसे ही 26 -9 कम है। 23 35 से कितना कम है, ये आपके 12 कम हो जाएगा। 28 आपके 8 7 15 यानी कि 7 कम हो जाएगा। 33 आपका 2 कम है। और 38 क्या है आपके 3 ज़्यादा, और ये 40 आपके 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस माइनस संख्या को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या को घटा देंगे। तो माइनस प्लस जोड़ते चलिए। तो पहले माइनस माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 9, ये आपके 11 हो गए। 11 दूनी 22 और 1 23। 23 देखिए 9 और 3 आपके 12 हो गए। 12 और 12 24 होते हैं। 24 और 2 26, 26 और 27 आपके 33, यानी कि माइनस के 33 निकल के आए। अब प्लस प्लस ऐड कर लीजिए। 5 और 3 8, उसके बाद प्लस कौन सा है, 8 में अपन 6 ऐड करेंगे तो आपके 14। 14 और 19 आपके, ये भी आपके कितने होते हैं 33। तो माइनस के 33 प्लस के 33, यानी कि ना तो अपन को एवरेज में कुछ भी घटाना है ना जोड़ना। एवरेज आपके ये आपके घटाएंगे तो 0 आएंगे। 0 जो पार्ट अपना 10 का है, जो भी संख्या अगर बचती तो अपन 10 के पार्ट से बांट देते, कम होती तो कम कर देते एवरेज में से। तो इसका मतलब 35 एवरेज अपन का सही है। एक मान के चलते अपन 30 कि इस संख्या का एवरेज कितना होता, 30 होता, क्योंकि 35 से तो कुछ बचा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, तब देखिए एवरेज अगर 30 होता तो 30 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है तो प्लस 2 कर दीजिए। फिर 41 देखिए, 41 ज़्यादा है 30 से, कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है तो प्लस के 11। फिर देखिए 54 30 से कितना ज़्यादा है, 14 नहीं 24 ज़्यादा है, ये प्लस के 24 हो गया आपके। 35 तो आपके 5 ज़्यादा हो गया 30 से। फिर 26 देखिए, 26 अब आपके 4 कम है। ऐसे 23 देखिए, 23 7 कम हो गया। 28 कितना हो गया, 2 कम हो गया। 33 आपके 3 ज़्यादा है। 38 आपके 33 आपके 3 ज़्यादा, 38 आपके 3 ज़्यादा, सॉरी 8 ज़्यादा, और 40 आपके 10 ज़्यादा। अब प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लीजिए और माइनस वाली संख्या को हटा दीजिए। यहाँ से देखिए आप, ये तो आपके एवरेज है 30 मान। तो पहले देखिए माइनस माइनस सबसे कम है तो माइनस माइनस कर लेते हैं। 7 और 4 11 और 2 13, यानी कि माइनस के 13। ठीक है, उसके बाद जोड़ते हैं, ये प्लस का है आपके 40 ज़्यादा, तो 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 और 4 44, 44 में आप 11 ऐड कर दीजिए। तो 44 में 11 ऐड करेंगे तो ये आपके 53 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 10 और 8 18, फिर 18 ये दोनों हो गए। 10 और 8 18 प्लस प्लस के 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 और 4 44। 44 में अपन ने 10 ऐड किया तो आपके 44। प्लस की संख्या को एक बार फिर से जोड़ते हैं एक एक करके। ये आपके प्लस में 10 और 18, सॉरी ये 3 रह गया था, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। 8 और 3 11 और 10 21, 21 आपके साइड में हो गया, यानी कि 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 तो ये आपके हो गए। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 63 निकल गया है। प्लस के आपके 63, माइनस के आपके 16, इनको घटाएंगे तो आपके क्या बचेगा 50। अब 50 को अपन को संख्या टोटल कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सब में 5 5 बटेगा, यानी कि एवरेज में भी 5 बढ़ेगा। एवरेज अपन ने यहाँ पे 30 लिया तो एवरेज में भी 5 बटेगा, तो आपका एवरेज यहाँ से 35 निकल के आएगा। ऐसे ही बड़ी संख्या हो 400 500 के तो आप इस तरीके से आसानी से एवरेज निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी समय बर्बाद हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एवरेज आपके 35 निकल के आया था, और परास में अपन सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 54, सबसे छोटी संख्या आपकी 23, तो 54 8 और 3 11,
तो बड़ी संख्या में से अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि 54 में से 23 घटाएंगे तो आपके 1 आ गया, यहाँ से 31, तो 35 में से आपने 31 माइनस किया तो 4 निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 19,360 तथा 3 वर्ष बाद 21,296 हो जाती है। उसी राशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज याद कीजिए। तो 2 वर्षों में राशि इतनी हो रही है, 3 वर्षों में इतनी हो रही है। तो सबसे पहले आपको दर निकालनी है। दर पता चलेगी जब उसके बाद मूलधन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें दर निकालेंगे। दर परसेंट मिल गई तो फिर आपको मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के बाद 3 वर्षों का आपको साधारण ब्याज बताना है। कोई धनराशि अपनी मान लीजिए एक्स धनराशि है, जो आपके देखिए 2 सालों में कितनी हो रही है, 19,360 हो रही है। ठीक है, 3 सालों में कितनी हो रही है, 3 वर्ष बाद 21,296 हो गई। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालने के लिए देख लीजिए आप दर परसेंट कैसे निकालते हैं कि कोई धनराशि एक्स धनराशि 2 वर्षों में 19,360, ये क्वेश्चन बोला 3 वर्षों में इतनी, यहाँ से 2 वर्ष की निकली। अब यहाँ से 2 और 3 का अंतर निकला, मतलब 1 वर्ष का ब्याज मिल सकता है अपन को यहाँ से। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे अपन। 21,296 में से 19,360 माइनस कर देंगे तो 6, यहाँ से आपके 3 आ जाएगा, ये आपके 9, एक नीचे आ जाएगा 1936, यानी कि ये आपका 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 1936। अब आपको ये बताना कि 1936 है ना आपका, 1936 इसका कितना परसेंट है, यानी कि 1936 ऐसा कर लीजिए आप, 19,360 का कितना गुना है, यानी कि ये आपका 10 गुना है, यानी कि आपकी 10% ही क्या है, दर। तो दर निकल के आ गई अपनी कितनी, दर आ गई यहाँ पे अपन की 10%। इस तरीके से आप दर निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज में। जब 2 साल की दर रखी हो, 3 साल की दर रखी हो, तो 1 वर्ष का अंतर निकाल के दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। फिर भी ब्याज देखिए कि इसका कितना गुना है, यानी कि अपन ब्याज का इसमें भाग देंगे तो अपनी परसेंटेज में दर निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन आपका बन गया 10% की दर से 2 वर्ष की राशि, 2 वर्ष की राशि कितनी हो रही है, 19,360। तो आपको मूलधन बताना है कि मूलधन क्या है। या तो आप 10% की दर से सक्सेस रेट निकाल लीजिए, तब भी आपका 21% निकल के आएगा, या फिर आप निकाल रहे हो इसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो आप मूलधन बताइए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको सबको मालूम है कि आपकी दर 10% से है। और यदि किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जब भी आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5% दर दे रखी है तो 2 साल में हो जाती है वो 10.25। 10% दे रखी है तो आपकी वो हो जाएगी 21%। 15% दे रखी है तो वो हो जाएगी आपके 32.25। ये डाटा सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 21%, यानी कि 100 से कोई धनराशि 21% बढ़ी, यानी कि वह 121% हो गई। तो 121% की वैल्यू ही आपको 19,360 दे रखी है, तो यहाँ से आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है, तो ये आपके समथिंग 1 बार जाएगा। तो 93 में से 21 चलेगी तो आपके 71 निकल के आए। अब ये लास्ट में 6 डिजिट है तो सीधी सी बात है इसका 6 गुना होगा, 6 एकम 6, तो ये आपके 160 हो गई। 160 किसकी वैल्यू आई, 121% की। तो 100% जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन निकल के आ गया कितना आपके 16,000। ठीक है, मूलधन निकल के आ गया आपका 16,000। दर मिल गई आपको 10%, समय दे रखा आपको 3 वर्ष का। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे TR इंटू 100। मूलधन आपको दे रखा है 16,000, दर आपको दे रखी है 10%, समय दे रखा है आपको 3, ब्याज बताना बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, तो 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएगी, 2 जीरो आपके लास्ट में हो गई। 16 गुना 3 करने 16 32 16 3 48, यानी कि ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना फास्ट। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, दर निकाली थी। काफ़ी बच्चों को दर निकालना नहीं होगी, इसलिए मैंने डिटेल में समझा दिया आपको दर कैसे निकालनी। और दर निकालने के बाद आपको कन्फ्यूजन आया यहाँ पे कि दर तो निकल के आ गई 10%, लेकिन 21% कहाँ से आया। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 10% की दर से फिर 10% की दर, तो नॉर्मल सूत्र में जमा के देख लीजिए, या फिर एक सक्सेसिव होता है आपके, इसमें आप क्या करते हो 2 वर्ष का ब्याज लगाते हैं, यानी कि किसी राशि पर 10% की दर से ब्याज मिलेगा, फिर अगले साल भी 10%।
तो 19,360 रुपये मिल रहे हैं। तो 10% की दर से दूसरी साल में 10%, उसके लिए सक्सेसिव लगा सकते हैं अपन कि सक्सेसिव का होता है ए प्लस के बी, ए बी बटे में 100। तो यहाँ से 10% का निकालना, तो 10 इंटू 100 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ भी आपके 21% निकल के आए, यानी कि कोई धनराशि 100 से बढ़कर 21% बढ़ी, तो वह राशि 121% हो गई। और 121% की वैल्यू ही ये है आपके 19,000, यानी कि ये आपके 121% की राशि है। 121% की राशि ये है 19,360, यदि 121% की राशि है तो 100% की राशि। तो यहाँ से देखिए 121 का या फिर भाग देना नहीं आता, आप 19,360 में 121 का भाग दीजिए। ये एक बार गया, कॉमन सेंस लगाया करो कि ये 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और लास्ट में 6 डिजिट है, तब साफ पता चल रहा 16 बार जाएगा नहीं जाएगा, तो आपके 121 बार जाएगा। फिर यहाँ से 2 निकाल लीजिए, फिर ये 7 आ गया, और साफ पता चल रहा है कि यहाँ से लास्ट में 6 आ रहा है। तो अब 6 दूनी के 12, 6 उतारेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12 और 6 और 1 7। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट किया करो, इस डायरेक्ट 16 बार जाएगा, 16 इंटू 100, ये आपके 1600 आ गई, और 1 जीरो और, यानी कि 16,000 रुपये क्या है मूलधन। अब आपको मूलधन मिल गया। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि उसी धनराशि पर, यानी कि मूलधन पर 16,000 पर समान ब्याज दर मिल गई आपको। स्टार्टिंग में 10%, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इस सूत्र में जमा दिए 16,000 का 10%, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपके 48 से निकल के आया। बस 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो ये था इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दर निकालनी थी, दर के बाद मूलधन, ये दोनों मिलते ही आपको आपने साधारण ब्याज लगा दिए। बस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बोला पी और क्यू किसी कार्य को 14-21 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि पी किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कार्य एक साथ करना आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद पी ने कार्य छोड़ दिया। ये देखा करो, जो छोड़ के जाए ना उस पर जाने मत दिया करो, और काम करवाया करो। तब जब वो लास्ट में जा रहा है, जब वो लास्ट में जाए तो उसको छोड़ने मत दिया करो और काम कराया करो, यदि एक व्यक्ति जाता तो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में 21 दिन में काम करे, लेकिन अब कार्य एक साथ प्रारंभ किया, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, ये 42 से जाएगा, 1 दूनी 42, 14 42। पी के ये निकल के आ गई एफिशिएंसी, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, ये इनका दिन का कार्य था। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद पी छोड़ के चला गया, यानी कि पी की एफिशिएंसी 3 की और क्यू की 2 की, दोनों की एफिशिएंसी 5 की। 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक तो वो काम कर रहे हैं, यानी कि 20 काम तो उन्होंने कर दिया, काम कर दिया। 4 दिन बाद पी छोड़ के चला गया, फिर क्या कर रहा है, पी छोड़ के जा रहा है, यानी कि 20 काम तो वो कर दिया, यानी कि टोटल काम था अपना 42। ये टोटल वर्क है, 42 में से 20 काम तो उन्होंने कर दिया, तो बचा काम कितना, बचा काम 22। अब कौन चला गया, पी चला गया। अब करेगा कौन, क्यू ही तो करेगा, पी तो चला गया। क्यू की एफिशिएंसी कितने की, 2 की, तो 11 दिन में इस काम को ये कर देगा। 2 का भाग 22 में 2 का भाग देंगे 11 दिन। तो अब पूछा संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। संपूर्ण कार्य मतलब 4 दिन तो दोनों ने मिलकर किया था, फिर क्यू ने अकेले किया 11 दिन, यानी कि टोटल 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। लास्ट में गौर किया करो, संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, या फिर शेष कार्य को क्यू अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्यू ने अकेले शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, तो आंसर हो जाता है 11 दिन। संपूर्ण कार्य में कितने दिन लगे, तो 4 दिन तो एक साथ मिलकर किया था, 11 दिन क्यू को लग गए, तो 11 और 4 15 आंसर आ गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। एक पुस्तक पर क्रमशः 4, 5, 10 की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। लगातार 3 क्रमिक छूट मिले तो आप या तो 4 और 5 पर सक्सेसफुल लगा लीजिए, फिर यहाँ से कुछ परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी, फिर इन दोनों पर सक्सेसफुल लगा लीजिए, या फिर डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 3 एक साथ परसेंटेज पर छूट ज्ञात करने के लिए अपन a प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस करते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी माइनस सी है। अपॉन में क्या जाएगा आपके 100 प्लस ए बी सी अपॉन में क्या जाएगा आपके 1000, यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000। या तो इस सूत्र में जमा लीजिए, या फिर सक्सेसिव बोलता है आपका लगातार 3 छूट दे रखी है, तो a प्लस के b माइनस के ए बी अपॉन 100, या फिर इसमें लगा लीजिए।
ये आपके ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से एक्स निकल के आएगा, फिर दोबारा ए बी में लगा लिए, यहाँ से अपन को डायरेक्ट छूट मिल जाएगी। तो ये सबको आता है, एक बार इससे बता देता हूँ बेसिक से। तो ए आपका 4 हो गया, बी आपके 5 हो गया, प्लस के 10 माइनस के 4 इंटू 5, ये प्लस होंगे, बी सी 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, फिर सी ए क्या है 10 इंटू 4, अपन में क्या आ जाएगा 100, प्लस के ए बी सी यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 10 बटे 10, यहाँ से आपके 4 5 9 और 10 19, ठीक है। 19 माइनस के 4 पंजो 20, डायरेक्ट कीजिए 4 पंजो या फिर खोल के कीजिए, डायरेक्ट नहीं, 20 प्लस के 10 पंजो 50, फिर प्लस के 40 बटे में आपके 100, ऐसे कर करके कॉपी भर के आ जाइए वहाँ पे। बिल्कुल डायरेक्ट मत करना कि 5 को 20, 4 पंजो 10 इंटू 5 करेंगे 50 आएंगे, 20 और 50 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 70 और 40 110, लेकिन नहीं डायरेक्ट नहीं करना, प्लस यहाँ से 4 पंजो 20, 20 को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 4 पंजो 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 200 आ गए, 200 बटे 2, 2 के बाद 3 जीरो, यानी कि इसको आगे सोल्व करेंगे एक एक को। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि 2 0.2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ते तो आपके यहाँ पे कि 50 और 40 90, 90 और 20 110 आता आपके, तो मैं यहाँ पे 110 लिख रहा हूँ डायरेक्ट 110। 19 को साइड में रहने दीजिए, 19 माइनस, अब ये 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है तो 1.1। अब इनको आप, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इनको आप जोड़ लीजिए। तो 19 में से पहले 1 माइनस कर दीजिए, आपके 18 बच गया। 18 में ये देखिए अब ये 1 और 0 2, ये कितने हो गए, 1 और 0 तो 12, अब ये 100 में से 12 गए तो 92, तो लास्ट में आपके 92 ये 18 था यानी कि 17.92, ये 17.92 ग्राहक को कुल छूट इसके बराबर है 448 की। 17.92 एकल छूट निकाली, इतने परसेंट किसके बराबर है 448 की। अब ये देखिए इसका कितना गुना है, इसमें लगाते रहिए दिमाग, ये कितना गुना है। डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, नहीं कर सकते। 17 दूनी 34 कि 17 का समथिंग, ये देखिए 17 है, 17 दूनी 34, 17 51 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 गुना तो होगा ही होगा। यदि ये 448 होता, 17 दूनी 34 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा यानी कि 2 जीरो आएगी, तो सीधी सी बात है 5 जरूर आएगा भाई, पॉइंट है यहाँ पे, 2 जीरो आएगी, तो ये कंफर्म पता चल रहा है कि। फिर भाग दे लीजिए आप, 17.92 है या 448, 2 अंक छोड़ के 2 जीरो, फिर आप भाग दीजिए तो ये समथिंग 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी का 2 दूनी का 4, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 7 दूनी 14, 15 5 का हासिल की 1, 2 और 1 3, ठीक है। अब ये माइनस कीजिए, ये आपके 6 हो गए, ये आपके 9 हो गए, 9 हो गए तो ये आपके 9 हो जाएंगे, फिर आपके 6 हो गए, 4 4 8 आ गए, एक जीरो उतर जाएगी, जीरो उतर रही है तो ये अब पता चल रहा है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, तो टोटल ये आपके 250 बार चला गया। अब आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। 25 बार गया था, 25 पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिए 250, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तरीका यही है, एकल छूट निकालिए, एकल छूट निकालिए अपने 17.92 में, इसी छूट का मूल्य दे रखा है आपको ग्राहक को 448 रुपये छूट प्रदान होती है। 17.92 की वैल्यू 448 है, मतलब इतने परसेंट छूट, यानी कि या तो इतने रुपए की छूट दे दो या फिर इतने परसेंट छूट दे दो, दोनों का मतलब क्या है बराबर है, तो आप भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। यही इसका ट्रिक है, यही उसका सॉल्यूशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ABC की वर्तमान आयु का योग आपको देखिए, वर्तमान के बाद 6 वर्ष पूर्व पूछा है, तो ये वर्तमान होता है आपके प्रेजेंट, वर्तमान में A, B और C की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, इनकी कुछ एज रही होगी, इनके लेकिन आयु का योग पता अपन को कितना है 90 है। इनकी कोई एज रही होगी, एज का तो पता नहीं, लेकिन आयु का योग जरूर पता चला, वर्तमान में 90 है। 6 वर्ष पूर्व, अब वर्तमान से क्या करेंगे अपन 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा 1, 2 और 3 का। सी की वर्तमान आयु पूछी आपसे, तो ये कुछ क्वेश्चन में लिखा है, सिर्फ किसी को कंफ्यूजन कि ABC का रेशो पता नहीं है, लेकिन आयु का योग दे रखा वर्तमान में 90 है, 6 वर्ष पूर्व रेशो दे रखा 1:2:3।
अब मुझे बताइए आज की डेट में आप तीनों भाई बहन इतने के हो, 6 साल पहले कितने के होंगे? तो 6 साल आपका भाई भी छोटा होगा आपसे, सॉरी 6 साल वो कम जाएगा, 6 साल आप कम जाओगे, 6 साल आपका एक और भाई होगा वो भी कम जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12 6 18, 90 माइनस 18 इनका योग होगा कब? 6 वर्ष पूर्व। 18 घटाए तो 2 यानी कि 72। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 18 कम होगा। आयु का रेशो दे रखा है 1 2 3, रेशो को जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 6, 6 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 से काट देंगे 8 बार चल जाएगा, तो यहाँ से 8 दिया 24, 8 दूनी 16 और 8, ये इनकी 6 साल पहले एज निकल के आ गई कि 6 साल पहले ए इतने का था, बी इतने का था, सी इतने का। क्वेश्चन में सी की वर्तमान आयु पूछी है, सी की वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले इतनी थी, तो इसमें 6 साल और जोड़ देंगे अपन, 6 से काटेंगे तो 18 नहीं आएगा, 6 कम 6, 6 को 72 से काटेंगे, 6 को 72 से काटने पर 8 नहीं आता, 9 से काट दिया 9 8 72, 6 को 72 से काटेंगे तो 6 कम 6 तो नहीं 12, 12 आएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 12 को, तो ये 12 12 दूनी 24 और ये 36। अब सी की एज पूछिए वर्तमान में, तो ये 6 साल पहले के निकल गए 36, वर्तमान में आने के लिए इसको 6 और ऐड देने पड़ेंगे, इनके 6 और 6 12, यानी कि वर्तमान में सी की आयु 42। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये तो हो गई सी की। बी की पूछता तो 6 साल इसको बड़ा कर देते, ये 30 का हो जाता, इसकी पूछता तो ये 18 हो जाती। अब देखिए इन तीनों का योग इसके बराबर है कि नहीं, कि 8 और 10 की जीरो हासिल किए, 1 4 और 4 8 और 1 9, तो टोटल योग बराबर है। इसका मतलब अपने जो वैल्यू ली थी वो एकदम सही है। सी की आयु 6 साल पहले 36 थी, आज में इसकी 42 है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। एक परीक्षा में 320 लड़के, ये आपके बॉयज हो गए कितने 320, 180 लड़कियां, ये आपके गर्ल हो गए कितने 180 लड़के सम्मिलित हुई। यदि 60% लड़के, कितने परसेंट लड़के देखते चलिए, 60% बॉयज, 320 का 60% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी का 12, 6 3 18 1 19, 192 तो कौन हो गए बॉयज, 60% लड़के, तथा 180 लड़की, 80% लड़कियां, तो 180 का 80% निकालिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64 का 4 का आंसर के 6, 8 और 6 14, 144 क्या हो गई लड़कियां, क्या हुई उत्तीर्ण हुई, ये हुए पास हुए। 180 में से 144 लड़के पास हुई, इसमें से 192 पास हुए। यदि विद्यार्थियों में से, अब बताना है तो कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल कितने हुए। जब मैं पास ही पास दे रखा तो मैं तो पास का निकालूंगा, सीधी सी बात है, पास का निकालूंगा तो उसमें से माइनस कर दूंगा, फेल क्या आ जाएंगे। तो देख लीजिए टोटल कितने थे 320 और 180, यानी कि 320 को 80 दे दोगे आप 400 हो जाएगा। टोटल व्यक्ति थे आपके 500, 500 में से टोटल कितने पास होंगे, 4 और 2 6, 9 और 4 13, और 1 और 1 2 और 1 3, 336 पास हुए, किस में से 500 में से। तो परसेंटेज में देख लीजिए एक बार, इनटू 100। पूछा था फेल का, लेकिन मैं पास का निकाल रहा हूँ, सीधी सी बात है। अब आप टाइम बर्बाद करोगे, मतलब इतने पास हुए तो माइनस करोगे 320 में, तो इतने पास हुए, तो इतने पास हुए, फिर वही पास का परसेंट निकाल, फेल का आ रहा तो फेल का निकालिए, ये आपके पास का आ रहा तो पास का निकाल दीजिए, पास हुए। पूछा आपका फेल का अनुत्तीर्ण का, तो देखिए पास का निकाल रहा हूँ, ये टोटल व्यक्ति हो गए इतने लड़के इतने लड़कियां, टोटल तो हो गए आपके 500 लड़के लड़कियां थे, इतने पास हो गए इतने पास हो गई। अब 500 में से 192 तो लड़के हो गए, 144, यानी कि टोटल कितने 336 पास हो गए। इनको परसेंटेज में देखते हैं, तो अब किसी संख्या में 5 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, या फिर 5 का ही भाग दीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है आपका 6 दूनी का 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो एक काम कीजिए आप, ऐसे तो मत कीजिए, लेकिन 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दोगे तो 5 छिक्का 30 आ गया, 6 बच गया, 3 5 7 35 आ गया, 7 आ गया, बच गया 1, 5 दूनी का 10 आ गया, 2 आ गया। तो जब भी किसी संख्या में अपन भाग देते हैं तो ये बेसिक रूल बातें भी हर जगह अप्लाई करते रहिए। 5 का भाग देंगे तो उस संख्या का आधा कर दीजिए। तो अपन ने 5 का भाग देंगे 672,
अब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि पास 67.2 क्या हुए, पास हुए। अब मुझे बताइए 100 में से 67.2 पास हो गए तो फेल कितने हुए आ जाएंगे, अपन आराम से निकाल सकते हो, ना कि डाटा निकाल कर। तो यहाँ से डाटा निकाल सकते हैं कि 8 पॉइंट, ये आपके 8 हो गया यानी कि 2, 6 आपके 7 बन जाएगा, यानी कि 32.8% फेल होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसी चीज़ को आप 320 में से 192 माइनस करते तो 8 आता, फिर आपके 2 आ जाता, यानी कि 128। फिर इन दोनों को जोड़ते, तब भी आप ऐसे पास का डाटा निकालते। या फिर एक तरीके से निकाल सकते हो कि 336 जोड़ दिए, 500 में से माइनस कर दो, 500 में से माइनस करोगे तो जो भी आएगा, जब भी नीचे 500 जो भी आ रहा है उसका निकाला करो। पास का दे रखा तो पास का निकाल दो, आ गया डाटा परसेंटेज में। सीधी सी बात है, पास का डाटा निकल के आएगा, इतने बच्चे पास हुए। तो हर कोई बता सकता है कि 67.2 पास हुए तो फेल कितने हुए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, 10 तो मैन और 5 वुमेन किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है, किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है। ये हो गया आपका टोटल वर्क। यदि एक पुरुष, एक मेल बराबर 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है, 2 वुमेन के बराबर कार्य करता है, तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। मैन की निकल जाएगी 2, अभी बताया था, वुमेन की आ जाएगी 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी अपन पता चल गई, तो मैन की जगह 2 यानी कि 10 × 2 करेंगे तो 20, प्लस के वुमेन की जगह 1 5 यानी कि 25। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 60 से, तो ये आपके 25 निकल गए। 25 × 6, ये आपके 0 आ गए। 6 × 30 की 3, हासिल की 3, 6 × 18 3 21। ठीक है, ये आपके टोटल वर्क है। मतलब क्वेश्चन बोला 10 मैन 5 वुमेन किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। आप 10 की एफिशिएंसी से किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे हो, तो टोटल वर्क आ जाता है 50, यानी कि समय गुना आपकी एफिशिएंसी करते हैं। तो मैन वुमेन की ले लिए, इनकी एफिशिएंसी, डे को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से टोटल वर्क निकला। अब ये आपका था टोटल वर्क, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, क्वेश्चन में बोल रखा है इसका। आगे पढ़े क्वेश्चन को। तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं, कितने, 5 मेल प्लस 20 वुमेन। 5 की वैल्यू मैन की आपको 2 रखी है, यानी 5 दूनी का 10, वुमेन की आपको 1 रखी है, यानी कि 20। तो टोटल हो गए 30। 5 पुरुष 20 महिलाएं, उसी काम का आधा भाग, यानी कि इसका 1/2। तो 60 को काट दो 2 से, 30 आ गया, 25 × 75 काम हो गया आपका। टोटल वर्क का आधा, मतलब ये आपका 750 काम हो गया। 30 से भाग दे देना, 30 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 25 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा से देख ले, और भी समझ में नहीं आए तो मेरे पहले की 8 वीडियो को देख ले, तब समझ में आ जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है। रमेश ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निश्चित राशि उधार ली। दे कुल चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, मूलधन आपको बताना है। 20% बराबर क्या होता है, 5%, 15%, 10% और 20%। 20% अभी बताया, 20% के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपका 44%। राइट याद कर लीजिए। तो 44% की वैल्यू क्या है, ब्याज है, मतलब ब्याज है आपका 5280। 1% की वैल्यू 44 का भाग दे देंगे आप, किसमें, 5280 में। तो 4 से काट दीजिए 11 बार, 4 से काट दीजिए, 4 × 4, 4 × 12, 4 दूनी 8, 0। 11 से काटोगे आप, 11 × 11, 11 दूनी 22, 0, 120। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके 2 0 12 के पीछे, ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो गया। अगर इन क्वेश्चनों में किसी का डाउट है किसी बच्चे के, तो एनटीपीसी की तैयारी वो छोड़ दे और सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, और बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाकर नेक्स्ट ईयर जो आपकी रेलवे की कोई एग्जाम आएगी उनकी प्रिपरेशन करें। क्योंकि ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिनको नहीं आता तो मैं एक बेसिक क्लास के लिए शुरू से लेके एंड तक कुछ रूल पढ़ाता चलूँगा, आप मुझे फॉलो कर ले। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में जिस तरीके से मैं कहाँ पे, तो ये देखा करो कौन सा सूत्र लगा रहा हूँ, किस तरीके से काट रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आप मुझे फॉलो कर ले, तो चीज़ें सीखते चलोगे। हर क्लास को देखा करो, तो कंपटीशन के एग्जाम में कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। तरीका समझते चलिए। तो आई होप कि आपको ये भी आज का मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। इन 15 क्वेश्चनों में किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, सोल्यूशन अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी के डाउट भी हुआ तो एक बार वीडियो जरूर जाकर देख ले फिर से, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं हो रहे तो एग्जाम का लेवल यही रहने वाला है, इससे हार्ड नहीं जाएगा। और मेरे बाकी के पहले के वीडियो देख ले। एक बच्चे का कमेंट आया था
उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। रेगुलर बेस वाले क्वेश्चन है ये तो आएंगे ही आएंगे। तो रेगुलर बेस वाले क्वेश्चन थे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।